हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 में है हमारा टॉपिक बेस समीकरण और उभयधर्मी ऑक्साइड। मैं इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में मैं क्लियर करूँगा आपके दोनों टॉपिक। इसमें मेरा पहला टॉपिक रहेगा बेस समीकरण। देखो, इसमें मैंने एक चित्र बना हुआ है, आप देखिए ध्यान से। ये चित्र बना हुआ है, इसमें मैं एक आपको बेस समीकरण किसे कहते हैं। हमारा दो टॉपिक है, बेस समीकरण और उभयधर्मी ऑक्साइड। पहले मैं बताऊंगा आपको बेस समीकरण किसे कहते हैं। बेस समीकरण को समझाने के लिए मैंने आपको एक इस प्रकार का उपकरण बनाया हुआ है। इस पात्र में मैंने इस पात्र को एक इस प्रकार कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है मैंने इसमें। और इसमें मैंने एक ढलवा का पिघला हुआ एक ढलवा लोहा लिया है मैंने इसमें मिला हुआ है। और इसके बाद इसमें हवा के झोंके डालने के लिए इस प्रकार का एक उपकरण बनाया गया है। ठीक है, जैसे ही इसमें पिघला हुआ लोहा लिया जाएगा और इधर से हवा के झोंके डाले जाएंगे, तो हवा के झोंके इस ढलवा कला के संपर्क में आकर कुछ इसके अंदर अशुद्धियां होंगी, उन अशुद्धियों के संपर्क करने में हवा के झोंके जो आएंगे, इसके अंदर जो उपस्थित अशुद्धियां होंगी वो उससे संपर्क में आएंगी, क्रिया करेंगी और CO2 और SO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगी। अर्थात इन धातुओं का क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा ऑक्सीकरण। यानी धातुओं के अंदर अशुद्धियां वायु के संपर्क में आकर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। और इस प्रकार का जो उपकरण होता है उसका नाम है बेसिमर परिवर्तक। बेसिमर परिवर्तक इसका नाम है इस उपकरण का। तो हम पहले पढ़ेंगे बेस समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, मेरा टॉपिक है बेस समीकरण किसे कहते हैं। बेस समीकरण ये है बेस समीकरण। तो इसमें क्या होगा, जब लिख दीजिए, जब पिघली हुई किसी धातु में उपस्थित जब पिघली हुई धातु में उपस्थित अशुद्धियों जब पिघली हुई धातु में उपस्थित अशुद्धियों में के ऊपर, अशुद्धियों के ऊपर लिख लो या अशुद्धियों में लिख लो। अशुद्धियों में गर्म हवा के तेज झोंके प्रवाहित किए जाते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें उपस्थित धातु में उपस्थित अशुद्धियां वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाती हैं, हो जाती है। ये अशुद्धियां मुख्यतः सल्फर, कार्बन आदि की होती है।
की होती है। यह क्रिया जिस उपकरण में कराई जाती है, इस उपकरण में कराई जाती है, उस उपकरण को बेसबर परावर्तक कहते हैं। बेसबर परावर्तक कहते हैं। और यह क्रिया जो बेसबर परावर्तक के अंदर कराई जाती है। परावर्तक क्रिया जो बेसबर परावर्तक उपकरण के अंदर कराई जाती है, उपकरण के अंदर कराई जाती है, बेसमीकरण कहते हैं। उसे बोलते हैं बेसमीकरण। उसे बेसमीकरण कहते हैं। उसे बेसमीकरण कहते हैं। हमारा टॉपिक था बेसमीकरण। एक बार देख लीजिए, इसमें पहले धातु होगी, पिघली हुई धातु होगी, जिसके अंदर अशुद्धियां उपस्थित होंगी। इन अशुद्धियों के ऊपर हवा के तेज झोंके डाले जाएंगे, और जैसे ही इन अशुद्धियों के ऊपर हवा के तेज झोंके डाले जाएंगे, यानी अशुद्धियां इसके अंदर, ये ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा जो जिसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, जैसे ही वो अशुद्धियां हवा के संपर्क में आएंगी, और हवा के संपर्क में आने के कारण वे अशुद्धियां, उनका हो जाएगा ऑक्सीकरण, अर्थात वो ऑक्सीकरण होकर बाहर निकल जाएंगी SO2 और CO2 के रूप में। और अशुद्धियां किस रूप में है? सल्फर और कार्बन के रूप में है, उनका हो जाएगा ऑक्सीकरण। और इस प्रकार जिस उपकरण को इसमें प्रयोग किया जा रहा है, यानी इस रिएक्शन को करने में जिस उपकरण का मैं प्रयोग कर रहा हूं, उसका नाम है बेसमेंट परिवर्तक। और इस उपकरण में जो क्रिया हो रही है, यानी ढलवा लोहे के अंदर जब हवा के झोंके डाले जा रहे हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है अशुद्धियों का, तो इस प्रकार का जो क्रिया है वह कहलाती है बेसमीकरण, वह कहलाती है बेसमीकरण। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, समीकरण को, समीकरण के माध्यम से, या समीकरण द्वारा से समीकरण द्वारा में हम समझेंगे। हमारे पास अशुद्धियां कौन कौन सी थी इसमें, देखो मैं लिखा हुआ अशुद्धियां है इसमें सल्फर और कार्बन की, या सिलिकॉन भी लिख सकते हो, सिलिकॉन की भी होती है। आप इसमें सल्फर लिखे, मैंने सल्फर लिया और मैंने इसमें ऑक्सीजन मिला दिया। जो ढलवा लोहे के अंदर अशुद्धियां थी सल्फर के रूप में, और बाहर से जो हवा के जो झोंके डाले जा रहे हैं वो ऑक्सीजन के रूप में, दोनों रिएक्शन करेंगे, हमारा प्राप्त होगा SO2। इस प्रकार दूसरी अशुद्धि जो कार्बन के रूप में है, मैंने कार्बन लिया और इसके अंदर मैंने मिला दिया है O2, प्राप्त होगा CO2 गैस प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार इन अशुद्धियों का, ढलवा लोहे के अंदर अशुद्धियों का वायु के झोंके द्वारा ऑक्सीकृत हो चुका है, यानी वो SO2 और CO2 गैस के रूप में बदल चुकी है और वो इस उपकरण से बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसके अंदर रिएक्शन थी। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है क्लियर, बेसमीकरण। अब हमारा दूसरा टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। हमारा दूसरा टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एक बार इसे दोबारा देख लीजिए जरा, मैं इसको बताना चाह रहा हूं, एक बार दोबारा देख लीजिए।
मैंने पहले इस प्रकार का उपकरण बनाया है। इस उपकरण को मैंने स्टैंड के माध्यम से लगा दिया है। लगाने के बाद इसके अंदर दो धातुएं, इस वैश्वीकरण के द्वारा दो धातु सूखी जाती हैं। एक तो है ढलवा लोहा और दूसरा है कॉपर यानी तांबा। तांबा और ढलवा लोहे को शुद्ध करने की विधि को हम कहते हैं वैश्वीकरण। इस वैश्वीकरण की क्रिया इसमें कराई जाएगी। इस क्रिया को कराने में मुझे एक यंत्र उपकरण इस प्रकार का बनाना है सेटअप, और इसमें जिसको मैं बोलता हूं वैश्वीकरण परिवर्तक। ठीक है, इस वैश्वीकरण परिवर्तक में क्या होता है, इस प्रकार का एक उपकरण होता है। इस उपकरण के अंदर पिघला हुआ लोहा, ढलवा लोहा जिसे बोलते हैं, ले लिया जाता है। इस ढलवे लोहे के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां पहले से ही उपस्थित होती हैं। उन अशुद्धियों को निकालते हैं। उन अशुद्धियों को निकालने के लिए मुझे बाहर से कुछ हवा के झोंके डालने पड़ते हैं, और जैसे ही उन अशुद्धियों में वायु के झोंके डाले जाते हैं तो वे अशुद्धियां हवा के संपर्क में आ जाती हैं, यानी वायु के संपर्क में आ जाती हैं, और वो वायु के संपर्क में आने के कारण उनका हो जाता है ऑक्सीकरण, अर्थात वो इस उपकरण से बाहर निकल जाती हैं हवा के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, और हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है, जो कि मैंने आपको है बताया। ठीक है, अब मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो कोई इसमें जो वर्ड यूज हुआ ना, उभयधर्मी, उभय का मतलब होता है कॉमन, यानी मैं पहले आपको समझाऊंगा इसके बारे में। उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या, देखिए, जब धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, जब धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो उनका होता है धातु का ऑक्सीकरण, यानी वो धातु ऑक्सीकरण कहलाती है। और जो धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धातु ऑक्साइड में बदलती हैं, उसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, वे होंगी क्षारीय ऑक्साइड, अर्थात उन धातु ऑक्साइडों को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, जब हमें कोई क्षारीय धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, तो वह प्राप्त होने वाला क्षारीय धातु ऑक्साइड वह अम्ल से भी क्रिया करता है। प्राप्त होने वाला क्षारीय ऑक्साइड वह अम्ल से भी क्रिया करता है, और वह क्षार से भी क्रिया करता है। तो क्योंकि प्राप्त होने वाला क्षारीय ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर रहा है, इसी कारण से उसे हम बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उसे क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब मैं बता रहा हूं आपको उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, डेफिनेशन दूंगा पहले की, एक बार दोबारा। हमारा दूसरा टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, लिखे इसमें, उभयधर्मी ऑक्साइड जब धातु को ऑक्सीजन के संपर्क में क्रिया कराते हैं, या जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, से कराई जाती है, तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली इन धातु ऑक्साइडों को प्राप्त होने वाली धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, भी कहते हैं।
तथा ये प्राप्त होने वाली क्षारीय ऑक्साइड तथा अब ये प्राप्त होने वाली धातु ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड लिख दिया, क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड अम्ल और क्षारों से क्रिया करती है। अम्ल तथा क्षारों से क्षार से क्रिया करती हैं। इसी कारण से इन क्षारीय ऑक्साइडों को इन क्षारीय ऑक्साइडों को, क्षारीय ऑक्साइड कौन कौन सी है लिख लीजिए आप यहाँ। एक तो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, व जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइडों को जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड को आप इसे सबको काट दीजिए क्योंकि कोई मैं उधर चुका हूं। क्षारीय ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्षारीय ऑक्साइड है को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वह धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सुना कि अब हम बात करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। इस एग्जांपल के द्वारा समझे, समीकरण के माध्यम, समीकरण के द्वारा, मैं समीकरण द्वारा बता रहा हूं आपको। समीकरण द्वारा समझे, देखिए समीकरण द्वारा क्या समझेंगे इसको। पहले मैंने देखो लिखा हुआ है, जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, क्योंकि मैंने धातु ले लिया है, मैंने ले लिया है धातु, ठीक है, और इसमें क्रिया कराती है ऑक्सीजन से, क्या प्राप्त होगा, कराई जाती है तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होगी, धातु ऑक्साइड Al2O3 हमें प्राप्त होती है, धातु ऑक्साइड में मिल जाती है। और धातु ऑक्साइड मिलने के बाद ये धातु ऑक्साइड मिलेगी, ये धातु ऑक्साइड है जिसको मैं बोलता हूँ धातु ऑक्साइड में प्राप्त होने वाली धातु ऑक्साइड, यानी हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली धातु ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, यानी क्षारीय ऑक्साइड भी है, ये धातु ऑक्साइड भी है और इसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय ऑक्साइड। मैं लिखाऊंगी क्षारीय ऑक्साइड, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। और जो क्षारीय ऑक्साइड होती है वह क्षारीय ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करती है और क्षारीय से भी क्रिया करती है। इसी कारण से क्षारीय ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इसको बैलेंस भी कर लेना। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 है 3 है तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ 2 से कर लीजिए, अच्छा हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस प्रकार बैलेंस है। अब हम ये हमें क्षारीय ऑक्साइड है और इसी क्षारीय ऑक्साइड को हम धातु ऑक्साइड भी कहते हैं, अर्थात जो धातु ऑक्साइड है वही क्षारीय ऑक्साइड है। और यहाँ हमने ले लिया है क्षारीय ऑक्साइड, यानी इसको ले लिया है। जो भी क्षारीय ऑक्साइड होगी Al2O3 वह अम्ल से भी क्रिया करेगी,
क्या बनाएगी AlCl3 AlCl3 और साथ में जल, और यहाँ बनाएगी जल वाटर, यानी लवण, ये लवण क्या होता है, इससे लवण और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यही क्षारीय धातु ऑक्साइड, इसको बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस कर लीजिए इसको। यहाँ L के 2 हैं, के 3 हैं, यहाँ है आपके H के 3, O के 3 है, इधर O के 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 हो गया, 6 इधर कर ले। अब यहाँ हो चुके Cl के 3, 6 हो चुके हैं, दूसरा कर लिया, बैलेंस हो चुकी है। अब इसी की रिएक्शन हमने आपसे कराई, इसी की रिएक्शन फिर हमें क्षार से करानी है, यानी ये क्षारीय ऑक्साइड है और ये अम्ल से क्रिया कर रही है और ये क्षार से क्रिया करेगी। अब मैंने लिया क्षार NaOH नाम का, और यहां प्राप्त होगा मुझे सोडियम एल्यूमिनेट, NaAl सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaNaLO2, ये है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिलने वाला है हमें, सोडियम एल्यूमिनेट हमें यहां मिलेगा, हम देखते हैं एक बार। NaLO2, NaLO2 और साथ में जल, NaLO2 प्राप्त हो जाएगा, साथ में जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये होगा हमारा, ये भी देखो, ये भी दोनों ही लवण है और ये दोनों जल है, यानी जब कोई क्षारीय धातु ऑक्साइड अम्ल से और क्षार से क्रिया करती है तो वह क्षारीय धातु ऑक्साइड वैधर्मी ऑक्साइड कहलाती है, और साथ में क्या देती है वो लवण और जल बनाती है। इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, नाम ये होता है उसका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, चलो नीचे लिख देते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है और साथ में जल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक क्षारीय धातु ऑक्साइड है। इसी प्रकार दूसरी क्षारीय धातु ऑक्साइड एक और है, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जैसे कार्य ये कर रही थी ना वाली एल्युमिनियम ऑक्साइड कर रही है, इसी कार्य को फिर जिंक ऑक्साइड भी कर सकती है। यानी हम ये कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो एक बार दोबारा से समझिए इसको, हमारा टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं करा जाती है तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है। प्राप्त होने वाली धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, अर्थात एक क्षारीय ऑक्साइड भी है। और अब ये प्राप्त होने वाली क्षारीय ऑक्साइड अम्ल और क्षार से क्रिया करती है और इसी कारण इसे क्षारीय ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि प्राप्त होने वाली क्षारीय ऑक्साइड अम्ल और क्षार से क्रिया करती है। इसी कारण से इस क्षारीय ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह उभयधर्मी ऑक्साइड है और दो उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारा टॉपिक था उभयधर्मी ऑक्साइड। मैं करता हूँ कि ये आपस क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।